हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HICS। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि पिछले एक साल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रही हैं उन सारे टॉपिक्स को इसके अंतर्गत देखा जाएगा। तो इस पूरे लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन कर लेना आवश्यक है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि करंट अफेयर का वेटेज क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 क्वेश्चन हर साल आपका करंट अफेयर से पूछा जाता है। ये तो हो गई बात प्री की। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में भी अक्सर इस टॉपिक से लगभग 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस है इस पूरे करंट अफेयर का, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरे एक साल का, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2021 तक के हम पूरे करंट अफेयर को एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। उसके बाद में जो रिमेनिंग बच जाता है यानी कि 2021 के उसमें देखेंगे। तो वहाँ से जब आपका एग्ज़ाम है अगस्त में, मान लीजिए, तो अगस्त के 1 महीने पहले तक के पूरे करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। तो कुल मिला के 1.5 साल के करंट अफेयर को इस पूरी सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का जो पहला टॉपिक है रक्त अल्पता यानी एनीमिया, इससे संबंधित है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2020 के अनुसार अभी हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया और उसमें बताया गया कि जो भारत में महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनमें रक्त अल्पता यानी कि जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनकी कमी पाई जाती है। तो यानी कि रक्त अल्पता को ही हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। तो एनीमिया के लिए किसके द्वारा सर्वे कंडक्ट करवाया गया था? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो इस पे आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि रक्त अल्पता या एनीमिया की जानकारी को प्राप्त करने के लिए या उस पर किसके द्वारा सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा इस पे वो करवाया जाता है, सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि रक्त अल्पता होती क्या है और इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, किन चीज़ों की वजह से रक्त अल्पता होती है, भारत में इसकी क्या स्टेज है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से लेजिस्लेचर पास किए गए हैं एनीमिया से बचने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रक्त अल्पता होती है, जैसा कि इसके नाम से ही घोतक होता है कि रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी। और बेसिकली जो ब्लड होता है, ब्लड में आपका ब्लड 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है प्लाज्मा, जो लगभग 55 से 60%, 50 से 55% के बीच में पूरे ब्लड का जो होता है वो प्लाज्मा होता है। रिमेनिंग 1% के अंतर्गत आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और उसके बाद में जितना कुछ बचता है वो आपका रेड ब्लड सेल होती हैं। तो उन रेड ब्लड सेल्स में जब कमी आ जाती है तो उस कंडीशन को ही रक्त अल्पता कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या बात कही गई है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा, उसको काउंट किस में करते हैं, उसको हेमोग्लोबिन में काउंट किया जाता है। तो उसकी जो स्थिति हो जाती है वो कम हो जाती है। और इसके द्वारा होता क्या है कि व्यक्ति के शरीर में थकान, ठंड लगने लगता है, चक्कर आने जैसी समस्याएं, और भी सांस लेने में भी दिक्कत होती है, चिड़चिड़ाहट भी होने लगती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो एनीमिया के लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड के कंपोनेंट को, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं वो बेसिकली 3 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला आपका हो जाता है प्लाज्मा, दूसरा आपका हो जाता है रेड ब्लड सेल्स हो जाती हैं, और जो तीसरा 1% पार्ट बचता है, इसी के अंतर्गत 2 चीज़ें होती हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा। एक होता है आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं और दूसरा वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो पूरा जो ब्लड होता है अगर उसके 100% कंपोनेंट में उसको काउंट करें तो 55% हिस्सा किसका हो जाता है? प्लाज्मा का हो जाता है। और प्लाज्मा के अंतर्गत 5 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वाटर होता है यानी पानी,
उसके बाद में आयंस होते हैं, जिसे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और कुछ और भी आयन होते हैं जो कि ब्लड को मजबूत करते हैं। प्लाज्मा जो थेरेपी यूज की जाती है उन आयन के आधार पे ही उनको हम यूज करते हैं। उसके बाद में जो प्रोटीन्स हम लोग ग्रहण करते हैं, प्रोटीन भी इसी के पार्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है ब्लड के अंदर। वो कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? वो इकट्ठा होता है प्लाज्मा के अंतर्गत, वो इकट्ठा होता है। उसके बाद में वेस्टेज होते हैं और गैस्टेज होते हैं, ये दोनों चीज़ भी क्या होती हैं? प्लाज्मा के एक पार्ट के रूप में होती हैं। तो प्लाज्मा के मुख्य रूप में कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये 5 प्रकार हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा प्लेटलेट्स हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स हो जाती हैं और रेड ब्लड सेल्स, ये रक्त के कंपोनेंट होते हैं। तो इस चीज़ को आप समझने के बाद ये समझ सकते हैं कि जो रक्त अल्पता है, यानी कि जो रक्त अल्पता है जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, वो इस पार्ट में कमी होती है, इन पार्ट्स में उसकी कमी नहीं होती है। अब इसमें इसका कारण क्या है? किन कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि रक्त अल्पता होती है? तो इसमें आपकी बॉडी में जो आयरन्स होते हैं, उन आयरन्स की कमी हो जाती है। जो फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है, तो फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। उसके बाद में विटामिन बी 12 की कमी के द्वारा भी इस चीज़ का वो एक आम कारण के रूप में उपस्थित हो जाती है। अब हम देखते हैं कारणों पे। तो देश में जो उच्च रक्त अल्पता है, यानी जो एनीमिया है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं? तो उसके पीछे कारणों के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी आहार प्रणाली है, आहार प्रणाली जो है उसमें कुछ कमी है। उसके बाद में महिलाओं में खान पान की कमी, ठीक, ये 2-3 आहार प्रणाली की बात की जाए तो आहार प्रणाली में आमतौर पर देखा जाता है कि भारत में जो जो फूड्स ग्रेन मिलते हैं उसमें आयरन की कमी मिलती है, विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है, जिसके कारण से लोगों के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो उस तरह पर्याप्त तरीके से हो नहीं पाता और उसमें लगातार गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद में महिलाओं में जो इसकी क्षमता, मतलब कि जो रक्त अल्पता वाली समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, वो उसके पीछे का मुख्य कारण है कि उनकी जो आहार प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से उनको जो न्यूट्रिएंट वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ जो मासिक धर्म वाली समस्या होती है, इसके कारण भी उनकी बॉडी से हर महीने एक निश्चित मात्रा में ब्लड निकलता है, तो उसके कारण भी उनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और उनको जिन पदार्थों को मिलना चाहिए, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, आयरन की जो मात्रा होती है और उनका जो फूड ग्रेन है, जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, प्रोटीन्स हो गया, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंतर्गत क्या होती है? रक्त अल्पता हो जाती है। और रक्त अल्पता यानी एनीमिया के कारण ही जो गर्भपात की समस्या भारत में देखने को मिल रही है, वो भी इन्हीं के कारणों से देखी जाती है। अब हम देखते हैं जो आहार प्रणाली है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको जोड़नी चाहिए। तो जैसे कि जनरली देखा जाए कि पूरे भारत के अंतर्गत 2-3 फूड ग्रेन ऐसे हैं जिन पे हम लोग ज़्यादा निर्भर रहते हैं, चाहे चावल हो जाए, गेहूं हो जाए, इस पे निर्भरता अधिक है और ये अनाज जो है मोटे अनाज के तौर पे गिने जाते हैं। साथ ही साथ हरी सब्जियां होती हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनकी जो मात्रा है वो पूरी तरह से अपर्याप्त है, सभी लोग उन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पाते। दूसरी, इन दोनों चीज़ों के अलावा जो पैकेट फूड हैं, उन चीज़ों को, उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है। उसके बाद में जो संशोधित खाने मिलते हैं, प्रोसेस फूड मिलते हैं, उन चीज़ों पे भी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से इनके संभावित कारणों में से हम कह सकते हैं कि एनीमिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार जो कारक है वो आहार प्रणाली है। अगर इस चीज़ को दुरुस्त कर लिया जाए तो ये समस्याएं सुधर सकती हैं। फिर दूसरा आर्टिकल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो न्यूज़ है वो है कि कृष्णापट्टनम और तुमकुरू में औद्योगिक गलियारा नोड्स को स्टार्ट करने के लिए अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल पास किया गया है। तो ये न्यूज़ क्या है और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं इनका महत्व क्या होता है,
और ये किस प्रकार से किसी भी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए सहायक होते हैं, उन सारे पहलुओं को हम इस क्लास में देखेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते हैं वो किसी भी इकॉनमी के लिए एक बूस्टर के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी देश की जो इकॉनमी होती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन कौन से कारक हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो औद्योगिक गलियारा मूल रूप से एक ऐसा गलियारा बनाया जाता है कि जो मुख्य राजमार्ग, जितने भी आपके कंट्री के मुख्य राजमार्ग होते हैं, उन राजमार्गों के साथ में उनका एक कोरिलेशन होता है और एक मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं के रूप में उनको विकसित किया जाता है, जिसके माध्यम से उद्योग धंधे जितने भी हैं और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो अवसंरचनाएं हैं, उनके मध्य में एक प्रभावी इंटरलिंक डेवलप करने के लिए, एक इंटर रिलेशन डेवलप करने के लिए उन सारी चीज़ों को हम अडॉप्ट करते हैं। और इन चीज़ों को अडॉप्ट करने से किसी भी इकॉनमी का समग्र रूप से विकास हो पाता है। और उसके साथ में जब इकॉनमी का समग्र रूप से विकास होगा तो उस कंट्री का सामाजिक स्तर भी बढ़ेगा और उस सोसाइटी का सामाजिक विकास भी उसी के द्वारा संभव हो पाता है। अब हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस प्रकार से किसी भी इकॉनमी को बूस्ट करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उनके इर्द गिर्द बनाई जाती हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इसको डिफाइन किया गया है और इसमें बताया गया है कि कौन कौन से आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। तो अभी तक यहाँ पे 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को यहाँ पे दिखाया गया है। पहला तो सबसे पहले है आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके बाद में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके बाद में चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके बाद में बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो कॉरिडोर्स होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जितने भी आपके कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं उनके निकट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनका क्या प्रभाव होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द गिर्द बनाया जाता है, जैसा कि इस मैप में दिखाया गया है कि यहाँ पे और ये जो आपको रेड गोला करके दिखाया जा रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण इसलिए किया जाता है जिसके द्वारा जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे आप आयात के लिए देख लीजिए या निर्यात के लिए देख लीजिए, उन सारी चीज़ों को यहाँ से आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद में मेजर पोर्ट्स जो होते हैं इन्हीं के किनारे पर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये जो पोर्ट्स वाले हैं, पोर्ट्स को यहाँ पर इस सिंबल के द्वारा दिखाया गया है। तो इस सिंबल के माध्यम से आप देख सकते हैं ये सारे जो पोर्ट्स हैं वो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ही रेफरेंस में बनाए गए हैं। उसके बाद में डेडिकेटेड फाइटर कॉरिडोर जो होता है वो इंडियन रेलवे का पार्ट होता है। भारतीय रेलवे के द्वारा डेडिकेटेड फाइटर कॉरिडोर को बनाने के पीछे जो मुख्य कारण है वो इसलिए बनाया गया है कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए उसके लिए एक डेडिकेटेड फाइटर कॉरिडोर का निर्माण किया जाता है, जिससे कि चीज़ों का आदान प्रदान, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका लेन देन आसानी से किया जा सके और जिससे कि देश के विकास में सहायता हो सके। उसके बाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो यहाँ पे एक ये पार्ट था आपका, एक ये पार्ट था। इसका जो मतलब होता है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन को इसलिए बनाया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है किसी भी देश के लिए उसको आप कैसे बूस्ट कर पाएंगे। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए 3 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो आपका रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद में रॉ मटेरियल के बाद में लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेबर के बाद में इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है उन सारी चीज़ों को फंक्शन करने के लिए। अब उन सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए किसी एक एंटिटी के द्वारा उन सारी चीज़ों को कर पाना संभव नहीं है, इसलिए उसे एक ऐसे इकोसिस्टम के द्वारा डेवलप किया जाता है जहाँ पे इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आसानी से किया जा सके। और इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जो आपके
नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन का निर्माण किया जाता है। वो किसके आधार पे होता है? वो आपका इंडस्ट्रियल जो आपके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन्स होते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द उन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात आपको यहाँ पे बताई ही गई है। उसके बाद में जो इन्फ्लुएंस होते हैं रीजन, उनको भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाता है। क्यों? कुछ ही, अब आपने एक प्रश्न भी देखा होगा कि भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उनके पीछे कारण क्या है? तो उनके पीछे वहाँ का जो लोकेशन है, उस लोकेशन के आधार पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उस लोकेशन की वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस ज़्यादा है। तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उन कॉरिडोर्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है और इनका जो यूज होता है वो इसी तरह से होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो आप उस चीज़ को यूज कैसे करेंगे, आपके किस एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण है, कैसे आप इसको यूटिलाइज करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये आपके मेंस का पार्ट हो जाता है। मेंस में आप इन सारी चीज़ों को मेंशन करके बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से बूस्ट किया जा सकता है। उसके बाद में एसए में भी आप इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। और जो औद्योगिक गलियारा है वो विश्व स्तरीय, औद्योगिक गलियारा का जो मुख्य कार्य है वो विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं का निर्माण करना है। विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं का निर्माण करने के पीछे अगर देखा जाए जो द्रुत गति परिवहन यानी कि बहुत तेज परिवहन नेटवर्क जो होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब इसमें रेल भी आता है, सड़क भी आता है, लेकिन अगर विदेशों के बारे में देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी विकसित हो रही हैं। अभी आज देखेंगे कि इलॉन मस्क के द्वारा जो उनका हाइपर लूप प्रोग्राम है वो भी क्या है, एक द्रुतगामी नेटवर्क के रूप में उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भारत में उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत हम लोग पीछे हैं, उन सारी चीज़ों को हमें डेवलप करना है। तो अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरणों का भी यूज जो है औद्योगिक गलियारे के एक कार्य के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आधुनिक हवाई अड्डे हो गया, विशेष आर्थिक जोन हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गए। तो विशेष आर्थिक जोन और औद्योगिक क्षेत्र का क्या इसेंस है यहाँ पे? तो जैसे आपने देखा कि इस यहाँ पे जो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उन कॉरिडोर्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो नॉटिकल माइंड में, कुछ नॉटिकल माइंड होता है, 200 नॉटिकल माइंड के मध्य में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर हम सही ढंग से फंक्शनिंग में लाना चाहें, उसको जो सुदूर बैठे हमारी हमारी जो जनसंख्या है उनसे अगर जोड़ना चाहें तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। तो उस कारण से भी हमें विशेष इकोनॉमिक जोन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी औद्योगिक गलियारे का महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद में लॉजिस्टिक पार्क हो गए, ट्रांसशिपमेंट के जो हब बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नॉलेज पार्क जो होता है वो भी क्या होता है, इन सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर में और इसका एक फ्रेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद में टाउनशिप हो गया, रियल एस्टेट जैसे पूरक अवसंरचनाएं जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारी डेली लाइफ है, इस डेली लाइफ को किस प्रकार से हैम्पर हो रही है। जो हमारा खाद्य प्रणाली है, जैसा कि आपको पहले उसमें बताया गया, पहले आर्टिकल में ही बताया गया कि खाद्य प्रणाली हमारी अच्छी ना होने की वजह से एनीमिया जैसी समस्याएं महिलाओं और बुजुर्गों के बच्चों में देखने को मिलती है। तो उसी के रेफरेंस में, उसके रेफरेंस में नहीं, ये अलग न्यूज है, लेकिन जो इसेंस है इसका, जो कॉन्टेक्स्ट है सेम ही है कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए और गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो उन पे आधारित है। तो अभी हाल ही में फांसी के द्वारा यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फांसी के द्वारा अभी हाल ही में एक लेजिस्लेशन पास किया गया जो कि किसके ऊपर आधारित है, वसा के ऊपर आधारित है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो वसा की मात्रा है उसमें अभी जो वैल्यू है वो 5% के लगभग है, इसको रिड्यूस करने की बात कही गई है और कहा गया है 2021
और 2022 में इनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक टारगेट रखे गए हैं। तो 2021 के लिए 3% टारगेट रखा गया है और 2022 के लिए इसको 2% टारगेट रखा गया है कि वसा जो है उसका जो यानी कि जो ट्रांस फैटी एसिड है उसकी मात्रा में हमें क्या करना है, कमी करना है। तो इसको कम करने के लिए किस लेजिस्लेशन में परिवर्तन किया गया है, तो वो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल। इनकी जो मतलब कि इसको अगर कहा जाए कि जो खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक है उसमें उसकी बिक्री और निषेधाज्ञा पर रोक लगाने के रेफरेंस में इस चीज़ को किया गया है। अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों को और देख लेते हैं, कौन कौन सी वो दो चीज़ें हैं जिनको इनको पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है। तो जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं यानी कि जो बॉडी होती है, इस बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट और तीसरा हो जाता है आपका वसा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की सहायता से बॉडी की फंक्शनिंग होती है। अब ये तीनों चीज़ें जो हम भोजन करते हैं उसी भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। अब इस भोजन में ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पदार्थ को खाने के बाद हमको वसा मिल गई, किसी एक पदार्थ को खाने के बाद में हमको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, या किसी एक पदार्थ को खाने के बाद हमें प्रोटीन मिल गया। इन तीनों चीज़ों को, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें तीनों चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कि वो अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हमको खाना चाहिए और इसका जो हायर स्टैंडर्ड है, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात की जा रही है कि जो फैट हम लोग यूज करते हैं उस फैट का जो इम्पैक्ट है वो किस प्रकार से पड़ता है और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो संशोधित विनिमय रिफाइंड यानी कि जो रिफाइंड ऑयल होता है, जो खाद्य तेल होते हैं, जो मतलब कि आंशिक रूप से यानी कि पार्सली हाइड्रोनाइजेशन के द्वारा जो तेल उत्पन्न किया जाता है, जिसमें मर्जरीन आता है, जिसे हम कृत्रिम मक्खन के रूप में भी परिभाषित करते हैं, बेकरी से उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को हम कैसे यूज करते हैं, वो किस प्रकार से सहायक होती हैं और उनके द्वारा कैसे हमारी बॉडी में जो वसा की मात्रा है वो बढ़ती है, उन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उनका प्रभाव देखा जाएगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर पे उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जितनी भी प्रकार की वसा होते हैं ये हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वसा शरीर की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर का जो मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे कहा जाता है, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को फंक्शन करने के लिए वसा की मात्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ वसा जो होते हैं एक निश्चित मात्रा में ही वसा को हम इनहेल कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अगर उन सारी चीज़ों को हम लेते रहते हैं तो वो हमारी शरीर में कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है कि संशोधित विनिमय की जो आवश्यकताएं थी उनमें किन सारी चीज़ों पे चर्चा की गई है। तो इसमें बताया गया है कि जो ट्रांस फैट्स होते हैं इनका सीधा संबंध आपके दिल से होता है। दिल में जिस प्रकार की बीमारियां होती हैं उन सब का कारण आप इन्हीं को मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जब हम फैटी एसिड को खाते हैं, जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ती है तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बढ़ा देता है, सॉरी वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो जो हमारी रक्त धमनियाँ होती हैं, जो रेड विशल्स होती हैं, ब्लड विशल्स होती हैं, उसमें वो थक्के के रूप में जम जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, दिल पे मतलब कि दिल का दौरा पड़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख मौतें किसके द्वारा होती हैं? वसा की अनियमित सेवन के द्वारा। वसा की जो अनियमित मात्रा है उसकी वजह से 4 लाख मौतें होती हैं। और WHO के द्वारा अभी हाल ही में यानी 2023 तक कहा गया है कि जितने भी ट्रांस फैट्स हैं उनको वैश्विक रूप से समाप्त कर देना है, उनको वैश्विक रूप से हटाने की बात की गई है और उसका आह्वान किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये होते क्या हैं बेसिकली, और इनका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ता है। तो ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं इन्हें ट्रांस वसा भी कहा जाता है और सारी शरीर के अगर न्यूट्रिएंट्स के रूप में देखा जाए तो ये सबसे हानिकारक पदार्थों में से एक है, जो कि हमारे शरीर पर अन्य आहारों की तुलना में बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार का वसा अधिकांश रूप से मैन मेड होता है, इसको कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। ठीक है, और इसका कुछ मात्रा में प्राकृतिक रूप से भी
इनका उत्पादन होता है, लेकिन जो हम लोग अभी यूज करते हैं उसमें ट्रांस और फैटी एसिड जो है उसको हम कृत्रिम वाले फैटी एसिड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फिर पदार्थ वो कौन कौन से हैं जिनमें इन ट्रांस फैटी एसिड को पाया जाता है? तो शुद्ध घी, मक्खन की तरह दिखने वाले जितने भी कृत्रिम ट्रांस फैटी एसिड हैं उनको हाइड्रोजन तथा तेल के द्वारा क्या किया जाता है, एक अभिक्रिया करवाई जाती है और इस अभिक्रिया के द्वारा इन दोनों पदार्थों को बनाया जाता है। और हमारे आहार में कृत्रिम ट्रांस फैट एसिड का जो प्रमुख स्रोत है वो आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल है, यानी कि पार्शियली हाइड्रोनाइजेशन वेजिटेबल ऑयल्स, जिसे कि PHBO के भी नाम से जाना जाता है, जो वनस्पति तेल हैं वो, मर्जरीन है वो, और मांस तथा डेयरी के उत्पाद भी इसके अंतर्गत आते हैं। अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि जो ऑयल है उसकी मात्रा क्या है, ऑयल का जो प्राइस है वो हाइक पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको मिक्स करके उन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट के इस लेजिस्लेशन की वजह से उसमें क्या किया गया, उसकी मात्रात्मक कमी के लिए उस चीज़ का जो प्रोडक्शन है उसको रोक दिया गया है। इसी वजह से अब मिलावट हो नहीं पा रही है, तो तेल के दाम में क्या हो रही है, वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो फैट्स होते हैं बेसिकली वो होते क्या हैं, कौन से फैट के प्रकार क्या होते हैं और किस तरह से वो हमारी शरीर को हैम्पर कर सकते हैं, कौन से पदार्थ में किस तत्व में किस पदार्थ में किस प्रकार का फैट पाया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को इस डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। तो जो फैटी एसिड होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है फैट का, और ये इसकी एक लॉन्ग चेन होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके उस चीज़ को बनाती है। ठीक है, उसके आधार पर इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है अनसैचुरेटेड फैट, जिसे असंतृप्त वसा कहते हैं। यह भी आपका सैचुरेटेड फैट होता है जिसे संतृप्त वसा कहा जाता है। और उसके बाद में ये ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट की ही हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रांस फैट बेसिकली होता क्या है उस सारी चीज़ को। तो सबसे पहले जो अनसैचुरेटेड फैट होता है इसे हम गुड फैट के रूप में भी जानते हैं, और ये मुख्यतया जो नट्स होते हैं, एवोकाडोस होते हैं, और जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके माध्यम में, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं उनमें इस तरह के फैट्स हमें मिलते हैं। दूसरा आपका आता है सैचुरेटेड फैट। ये जो सैचुरेटेड फैट होता है ये एनिमल प्रोडक्ट के तहत आपको मिलता है। अब इसी में आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट आपका आता है, वीगन का कॉन्सेप्ट जो आता है वो भी यहीं से निकल के आता है कि जो सैचुरेटेड फैट होता है वो बॉडी को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। उस कंडीशन में एनिमल जो प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल जो प्रोटीन होता है वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को बूस्ट करता है सैचुरेटेड फैट की तरफ। और जो तीसरा होता है वो ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट भी बेसिकली ये एक प्रकार का असंतृप्त फैट है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट है। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है इसको क्यों नहीं यूज किया जाता, ये पार्शियली सैचुरेटेड होता है विद हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा, जो कि हमारी शरीर के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सबसे खतरनाक जो होगा वो ट्रांस फैट होगा, और गवर्नमेंट और फांसी के द्वारा वो इसी पे कैप लगाने की बात की गई है, और 2023 तक इसको पूरी तरह से उन्मूलित करने के लिए गवर्नमेंट इस पे कदम उठा रही है। और इसी की वजह से जो ऑयल्स हैं, ऑयल्स में आप देख रहे हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम लोग और भी टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो आपका टॉपिक्स था ये करंट अफेयर के जनरल साइंस और साइंस एंड टेक का पार्ट था। तो आप अपना नोट्स अपनी क्लास को 2-3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लासेस का जो शेड्यूल आप बना लीजिए, उसमें आपको जो करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा वो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। तो पहली जो आपकी क्लास थी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर जनवरी फर्स्ट वीक के थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वाले में हम लोग इकोनॉमी और पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।